नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों चलिए कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृत पैडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सारल्यात सरलता से काठिन्यम कठिन की प्रति का अर्थ होता है और सरल से कठिन की ओर इत्येतस्य। तो जब इत्येतस्य की संधि विच्छेद होगी तो होगा इति जमा एतस्य, जिसका अर्थ हो जाएगा इस प्रकार इसके शिक्षण सूत्रस्य सूत्र का उदाहरण अस्ति है सरल से कठिन की ओर। इस प्रकार इस शिक्षण सूत्र का उदाहरण है। तो सरल से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र का उदाहरण में से कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय। सेकंड ऑप्शन है पुस्तकालय बराबर पुस्तक जमा आलय। तीसरा ऑप्शन है महेंद्र महाजमा इंद्र और लास्ट ऑप्शन है नया कॉपी। इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सरल से कठिन की ओर, ठीक है। तो सरल से कठिन की ओर क्या होगा, तो पुस्तक जमा आलय बराबर क्या होता है पुस्तकालय। ये क्या होगा सरल से कठिन की ओर, क्योंकि सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें जो है जो शब्द होते हैं उनको जो है जोड़ कर जो है सिखाया जाता है, ठीक है। कि पुस्तक जमा आलय जो है मिलकर क्या बन गया, पुस्तकालय मिल गया, ठीक है, बन गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सरल से कठिन की ओर, ठीक है। तो कि पुस्तक और आलय दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है, पुस्तकालय बनता है। तो सरल से कठिन की ओर इसका उदाहरण कौन सा हो गया, पुस्तक जमा आलय बराबर क्या हो गया, पुस्तकालय। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन में पूछा जाता कि कठिन से सरल की हो तो अपोजिट हो जाता, तो फिर होता पुस्तकालय का पुस्तक जमा आलय, ठीक है। तो फिलहाल क्या पूछा गया, फिलहाल पूछा गया है सरल से कठिन की ओर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सरल से कठिन की ओर ये कौन सी विधि होती है, ये आगमन विधि होती है, जो कि जो निम्न कक्षाएं होती है, यानी कि जो प्राइमरी जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट विधि होती है, ठीक है। आपको सभी को पता है, इनमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण से निम्न की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है संस्कृत पाठशालासु सर्वाधिकम। संस्कृत पाठशालाओं में सबसे अधिक प्रचलित विधि में से का अस्ति कौन सी है। तो संस्कृत की जो पाठशाला होती है, यानी कि संस्कृत के जो विद्यालय होते हैं उनमें जो सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, सेकंड है व्याकरण विधि, तीसरा व्याख्यान विधि और लास्ट ऑप्शन है चलचित्र विधि। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, तो देखिए जो संस्कृत पाठशालाओं में जो सबसे प्रचलित विधि होती है वो होती है व्याकरण विधि, ठीक है। कौन सी विधि होती है, व्याकरण विधि। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि जो संस्कृत है बिना व्याकरण के अधूरा है। जब तक बच्चों को शब्द रूप का, धातु रूप का, प्रत्ययों का, उपसर्गों का, अव्यय का, इन सब का ज्ञान नहीं होगा तब तक जो संस्कृत है वो अच्छी प्रकार से एक छात्र पर नहीं आती। उसके बिना संस्कृत व्याकरण के बिना जो संस्कृत होती है वो क्या होती है, अधूरी मानी जाती है, ठीक है। तो संस्कृत पाठशालाओं में जो सबसे अधिक प्रचलित विधि होती है वो व्याकरण विधि ही होती है, ठीक है। तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है संस्कृत सीखने के लिए। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि जितनी भी संस्कृत है सारी की सारी व्याकरण पर ही डिपेंड है। बिना व्याकरण के संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है के अस्ति। प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ऋतु संहार है, ऋतु संहार। सेकंड ऑप्शन है शब्दानुशासनम, शब्दानुशासन। थर्ड ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी। लास्ट ऑप्शन है मेघदूत है। तो सही आंसर में कौन सा होगा, तो जो सही आंसर है वो सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो संस्कृत व्याकरण का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है इनमें से वो है शब्दानुशासनम, ठीक है, याद कर लीजिए। सीधे क्वेश्चन बन रहा है, तो आंसर होगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृत शब्दे कै प्रत्यय अस्ति। तो पूछा जा रहा है कि संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए मैंने आपको प्रत्यय बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया हुआ है। अगर आपने प्रत्यय की क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। 2 क्लासों में मैंने प्रत्यय को कंप्लीट करा दिया है। उन दोनों का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने 29 क्लास संस्कृत पैडागोजी की करा दी हैं और लगभग जो है 15 से 20 क्लासों में मैंने
संस्कृत पैराग्राफ को सोल्व करवा दिया है और काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर के जो संस्कृत के पेपर हैं उनको भी हल करा दिया है। इसके अलावा काफ़ी क्लासेज जो हैं लगभग 22-23 क्लास हिंदी पैडागोजी की भी सोल्व कराई हैं, 1-2 पेपर भी सोल्व कराए हैं। यदि आपने वो सब नहीं देखे उन्हें देखना चाहते हैं, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कत्वा, सेकंड है सत्र, तीसरा है कत और लास्ट ऑप्शन है कृत। तो जिन्होंने प्रत्यय नहीं पढ़े हैं वो सीधे सीधे जो है फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि कृत इसमें प्रत्यय है, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो संस में कृत जुड़ गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो तय होता है, ठीक है, क्या होता है तय, वो कौन से प्रत्यय का होता है, ठीक है। तो ये जो होता है अदक का होता है, यानी कि कत प्रत्यय जो होता है ना, जब ये किसी शब्द में जुड़ता है, ठीक है, क्या जुड़ता है, किसी शब्द में जुड़ता है तो क्या होता है उसका सिर्फ तय ही शेष रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर संस्कृत में क्या है, सिर्फ ता ही शेष है। तो आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कत प्रत्यय, ठीक है। इसके अलावा जो कृत है ये प्रत्यय नहीं होता है, फिर भी मैंने जो है ऑप्शन को इसमें शामिल किया ताकि आप जो है थोड़ा कन्फ्यूज हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। इसके अलावा कत्व प्रत्यय होता है, सत्र प्रत्यय होता है, इनको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा शिक्षण से, भाषा शिक्षण का शिक्षण सूत्रम अस्ति, शिक्षण सूत्र है या संति हैं, ठीक है। तो भाषा शिक्षण का शिक्षण सूत्र है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए जो भाषा शिक्षण का सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। बच्चे को पहले जिन चीज़ों का पता है, जो चीज़ उन्हें मालूम है, जो उन्हें जानते हैं, पहले उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में उससे जिन बच्चों को, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है, फिर उसकी तरफ जाया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये शिक्षण विधि होती है। और कौन सी विधि होती है, ये होती है आगमन विधि, ठीक है। जैसे पहले उसमें क्या दिया जाता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा उदाहरणों को अच्छी तरह से जानता है। मान लीजिए आपने जो है 4-5 उदाहरण दिए कि भाई ये जो एक कुत्ता है, ये बिल्ली है, ठीक है, ये पुस्तक है, ठीक है, और ये जो मतलब जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये स्थान के नाम है, ठीक है। आपने ऐसे 4-5 उदाहरण जो है बच्चों को दिए, तो बच्चे क्या है इनको जानते हैं, ठीक है, क्या है ना, जानते हैं कि भाई ये स्थान है, ठीक है। और आपने जो है जैसे मतलब आपने जो है इनको क्या पढ़ाया, ये सब चीज़ों के बारे में बताया, तो बच्चे नहीं जानते हैं। तो आप जो है आपने इनको बाद में बताया कि भाई ये सब जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण है, ये सब जो है संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन बच्चे जो है ये नहीं जानते कि संज्ञा क्या है। बच्चे ये जानते कि भाई ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बकरी है, ठीक है, ये पुस्तक है, ये पेन है, ये पेंसिल है, वो उन्हें जानते हैं। लेकिन क्या नहीं जानते, वो संज्ञा को नहीं जानते। आपने बताया कि ये सब क्या है, संज्ञा के उदाहरण है। और संज्ञा क्या होता है कि किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आपने फिर उसको क्या बताया था, उनको जो है नियम बता दिया, ठीक है। तो पहले जो चीज़ें ज्ञात थी, ठीक है, आपने उनको बताया, उनको समझाया, फिर आपने क्या किया, आप जो बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले गए, ठीक है। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और आपको क्या करना है, आपको जो भी आगमन विधि से जो भी क्वेश्चन बने उसको आपको जो है देख लेना जहाँ से भी मिलता है, क्योंकि आगमन विधि निगमन विधि बहुत ही बेस्ट है। और इनसे जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम में जो है फेवरेट है इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक या 2 क्वेश्चन हर बार। तो नेक्स्ट ऑप्शन है विशिष्टात सामान्यम प्रति, अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब होता है जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो होते हैं ये क्या होते हैं, विशेष होते हैं, ठीक है। विशेष से सामान्य की ओर, ये भी कौन सी विधि होती है, ये आगमन विधि होती है। मान लीजिए वही आपने 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, कुत्ता बिल्ली वाले, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपने दे दिए। और फिर आपने बताया कि भाई बेटा ये सब एग्जाम्पल क्या है, ये जो एग्जाम्पल हैं ये सब संज्ञा के हैं। यानी कहने का मतलब ये है आपने 4-5 जो है एग्जाम्पल दिए और एग्जाम से आपने क्या निकाला, एक सामान्य नियम निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है। तो ये भी आगमन विधि होती है। और आपको पता है कि ये भी शिक्षण सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी होता है, विशेष से सामान्य की ओर भी होता है।
अब तीसरा ऑप्शन है साराल्यात काठिन्यम प्रति की सरल से कठिन की ओर, तो बिल्कुल पता है सरल से कठिन की ओर भी होता है। सरल से कठिन की ओर यही होता है कि पहले आप जो है सरल सरल शब्दों को समझाएंगे। मान लीजिए आपने पहले क्या किया, पहले आप जो है उदाहरण दे रहे हैं बच्चों को, फिर उसके बाद में आपने नियम बता दिया। ये भी क्या हुआ सरल से कठिन की ओर, ये भी जो है जो आगमन विधि है उसी का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये भी शिक्षण सूत्र होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्तम सर्वम अपि। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, ये सब जो है आगमन विधि के ही एग्जाम्पल है। तो ज्ञात से ज्ञात की ओर होती है ये विधि, विशेष से सामान्य की ओर भी होती है और सरल से कठिन की ओर होती है। ठीक है, तो ये होगी आगमन विधि। इसके अलावा यदि आपसे निगमन विधि के बारे में पूछ लिया जाए तो वो उसकी अपोजिट हो जाती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर, क्योंकि इसमें पहले क्या करते हैं, कोई सामान्य नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें पहले जो अज्ञात है उनके बारे में बता दिया जाता है, फिर अज्ञात से फिर ज्ञात की ओर उसमें जाया जाता है। ठीक है, अब इसमें तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं कि पहले कठिन कठिन शब्दों को बताते हैं, फिर उसके बाद में सरल की ओर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कठिन से सामान्य की ओर वो होती है निगमन विधि। तो आप याद रखना। तो आंसर फिलहाल इसमें कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी क्या है, भाषा शिक्षण के शिक्षण सूत्र होते हैं। तो आंसर होगा 4। और क्लास कैसी लग रही है अभी तक, अगर वीडियो को लाइक ना किया, लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने साथियों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि संस्कृत शब्दे क्या उपसर्ग अस्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत शब्दे क्या उपसर्ग अस्ति। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है सम में जो है माँ में क्या है, हलंत है, सम। सेकंड ऑप्शन है सम, इसमें कोई हलंत नहीं है। तीसरा है संस, और लास्ट ऑप्शन है न कोपी। ठीक है, तो उसी की तरह बहुत सारे स्टूडेंट जिनको जो है उपसर्गों का नहीं पता है वो किसकी तरफ जाएंगे, तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, संस की तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें जो उपसर्ग है वो सम है, हलंत वाला है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, सम। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है, कत प्रत्यय है। उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट में या किसी भी टेट में, किसी भी टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को देखते हुए चलिए। तो इसमें जो आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा सम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृत भाषा शिक्षण विधिषु कै विधि ना अस्ति। तो नास्ति का याद रखेंगे, नहीं है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण विधि। तो आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण की बेस्ट विधि होती है व्याकरण विधि होती है। दूसरा है अनुवाद विधि, और ये भी संस्कृत की क्या है, बेस्ट विधि है। तीसरा प्रयोगशाला विधि, और लास्ट ऑप्शन है अन्वय विधि। तो देखिए ये तीनों की तीनों, यानी कि व्याकरण विधि, अनुवाद विधि और अन्वय विधि, ये संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ तीनों ही क्या है, बेस्ट विधि होती हैं। ठीक है, अब जो है जो प्रयोगशाला विधि है, ये क्या संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि नहीं होती है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि जो है क्या है, ये संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि नहीं होती है। ये तो किसकी विधि होती है, ये जो है साइंस की, विज्ञान की विधि होती है। ठीक है, भाषा शिक्षण की ये विधि नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा, कुछ जो स्टूडेंट हैं उनको, जिन्होंने जो प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं, कि अन्वय विधि क्या होती है। तो देखिए व्याकरण विधि आप जानते हैं, अनुवाद विधि भी आप जानते हैं। अनुवाद विधि में आप जानते हैं कि उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है जो ट्रांसलेट किया जाता है, संस्कृत से क्या किया जाता है, उसे जो है हिंदी में अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो अन्वय विधि आप नहीं जानते। देखिए अन्वय विधि क्या होती है, जो संस्कृत में जो श्लोक होते हैं, कि जो श्लोक होते हैं इनका जो अर्थ है वो एक लाइन से सीधे सीधे जो है क्रम में नहीं निकलता है। ठीक है, तो अन्वय विधि में होता क्या है, अन्वय विधि में जो जिस प्रकार से उनका अर्थ निकल सके, उनको जो है पहले ऐसे अरेंज किया जाता है, क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ताकि उनका जो अर्थ है वो क्या निकल सके, सीधे सीधे लाइन में निकल सके। इसको क्या कहते हैं, अन्वय विधि। उसके बाद उनकी क्या कहता है, उनका अनुवाद किया जाता है। तो अन्वय आपको समझ आ गया होगा। तो जो श्लोक होते हैं, श्लोक जब खत्म हो जाते हैं तो पाठ के अंत में जो है जो अन्वय है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे जिसका अर्थ निकलेगा, जिस शब्द का, उसी अर्थ को क्या कर देंगे, वो उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो श्लोक विधि में श्लोक को जो है, जो जब श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं उसमें अन्वय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अन्वय विधि समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि नहीं है, तो जो प्रयोगशाला विधि है ये संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। तो आंसर इसमें तीसरा वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है को अप्येक है। तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा को जमा अपी जमा एक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कौन भी एक। ठीक है, व्याकरण विधि दोष से नास्ति। तो इसमें पूछा गया है
कि व्याकरण विधि में इनमें से कौन सा एक जो है दोष नहीं है। तो एक जो दोष कौन सा नहीं है व्याकरण विधि का, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्चारणगत अस्पष्टता। तो देखिए अगर आप सही उच्चारण नहीं करेंगे, स्पष्ट उच्चारण नहीं करेंगे, ये तो क्या होगा, एक व्याकरण विधि का दोष होगा। सेकंड ऑप्शन है निरसता। ठीक है, यदि जो है आप निरसता उसमें होगी, ठीक है, उसमें रस नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, एक व्याकरण विधि का दोष हो गया, क्योंकि जब तक रस नहीं होगा तो बच्चे उसको पढ़ेंगे नहीं, तो निरसता भी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक उसका दोष हो गया। तीसरा है अशुद्ध संभाषणम। ठीक है, कि अशुद्ध बोलना, तो अशुद्ध यदि बोलेंगे, ठीक है, अशुद्ध पढ़ेंगे, तो ये भी क्या हुआ, व्याकरण विधि का एक दोष हो गया। लास्ट ऑप्शन है तीव्र पठनम, तेज पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक है, तो जो यदि कोई बच्चा, कोई छात्र या कोई अध्यापक जल्दी जल्दी पढ़ता है तो ये एक दोष नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि तीव्र पठनम अर्थात तेज पढ़ना, तो आंसर होगा फोर्थ वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्फोटवाद विधेयक प्रवर्तक कः अस्ति। स्फोटवाद विधि के प्रवर्तक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण, सेकंड है भर्तृहरि, सेकंड है कालिदास है, लास्ट ऑप्शन है बाणभट्ट। तो स्फोटवाद विधि के प्रवर्तक जो हैं वो हैं भर्तृहरि। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन है 10वां, छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतया ध्यानम ददाति। छात्रों के लेखन का, है ना, जो लेखन होता है यानी लिखना, उसका आकलन मुख्यतया ध्यान ददाती, ध्यान जो है देता है। ठीक है, तो जो छात्रों का जो लेखन है, यदि लेखन कौशल का जो आकलन करना है तो मुख्यतः कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द सीमा निर्धारण। शब्द सीमा निर्धारण में कि जो शब्दों की सीमा है वो छात्रों ने ज़्यादा तो नहीं कर दिया, जितना है उतना ही क्या है या नहीं क्या है। सेकंड ऑप्शन है शुद्ध वर्तनीयाम व्याकरण, शुद्ध वर्तनी में व्याकरण। थर्ड ऑप्शन है लेखन समय रूढ़ी प्रयोग नाम लोकोक्ति नाम च प्रयोगे, कि लेखन समय यानी कि लिखते समय रूढ़ी प्रयोग जो लोकोक्तियां हैं, ठीक है, रूढ़ी का प्रयोग और लोकोक्तियों का प्रयोग। लास्ट ऑप्शन है विचारणाम अभिव्यक्तो, विचारों की अभिव्यक्ति। तो देखिए जो सही आंसर इसमें कौन सा है वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, छात्रों के जो लेखन है, लेखन कौशल का यदि आकलन करना है तो मुख्यतः कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर ध्यान देता है, जो छात्रों का लेखन का आकलन है वो ध्यान देता है विचारों की अभिव्यक्ति पर, कि छात्र ने जो विचार लिखे हैं वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, कहाँ से उसने विचारों को लिया है, कैसे विचार है, उसने विचारों को सही अभिव्यक्त किया है या नहीं किया है, सब सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो जो विचारों की अभिव्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपको आंसर इसमें चूज करना है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की कि शब्द सीमा निर्धारण की, तो देखिए शब्द सीमा का निर्धारण भी ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं कि मान लीजिए कोई जो आंसर है आपको देना है 10 शब्दों में, वो आपने दे दिया 100 शब्दों में। ठीक है, तो शब्द सीमा का निर्धारण करना भी क्या है, आवश्यक है, लेकिन ये इतना उपयुक्त नहीं है। ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है, विचारों की अभिव्यक्ति। तो शुद्ध वर्तनी में व्याकरण, तो देखिए शुद्ध वर्तनी भी होनी चाहिए, और लिखते समय जो लोकोक्तियाँ हैं उनका प्रयोग और रूढ़ी का प्रयोग भी जो है थोड़ा बहुत होना चाहिए। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फोर्थ वाला वो क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल जो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संस्कृत पैरागोजी से लिए गए थे, जो कि देखने में बहुत ईजी लग रहे थे। ठीक है, तो ईजी थे भी वैसे। तो आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।